हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे, जो लास्ट क्लास में इम्यूनिटी का टॉपिक हमारा रिमेन रह गया था उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था इम्यूनिटी के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ इम्यूनिटी के इनेट इम्यूनिटी के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है नेक्स्ट वन, हम स्पेशली बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन पढ़ा था एक्वायर्ड इनेट इम्यूनिटी, सेकंड वन क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में इस क्लास में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था या इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको अदर किस नाम से जाना जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी एक प्रकार से नॉर्मली जो बेसिक्सली एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी हमारी होती है वो एक प्रकार से स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट की। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि जैसा हमने पढ़ा था स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पर्टिकुलर वैक्सीन, अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया से रिलेटेड हमने यूज ली है या वायरस से रिलेटेड यूज ली तो उस पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया से वो क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। एडेप्टिव इम्यूनिटी इसमें एक कंडीशन रहती है जो आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। इम्यूनोग्लोबिन जो मदर से फीटस को ट्रांसफर होती है इम्यूनोग्लोबिन, वहाँ वो एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करते हैं पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस के लिए। जो इम्यूनोग्लोबिन जी है और इम्यूनोग्लोबिन ए है वो। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो क्या करती है, नॉर्मली डेवलप होती है तो पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का इन्फेक्शन एक बार हमारी बॉडी में हो गया कि लाइफ टाइम के दौरान जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो लाइफ टाइम या लाइफ ड्यूरेशन की पर्टिकुलर पर्सन से आफ्टर बर्थ बोल सकते हैं, क्या करता है, पर्सन एडेप्ट करता है या अचीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी साथ बर्थ के जब भी बच्चा जन्म लेता है उसके साथ में उसमें कुछ पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है इनेट इम्यूनिटी। एक एडेप्ट की जो सर्वाइव करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल में हो पर्टिकुलर किसी माइक्रोजम से एक बार इन्फेक्शन हो गया, दोबारा अगर उस माइक्रोजम से हमारी बॉडी में रेसिस्टेंट डेवलप हो गया तो उस टाइप की इम्यूनिटी को बोलेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी प्रकार जैसे फॉर एग्जांपल जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या नॉन वीरुलेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म से या जो पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से डिजीज कोज करने वाला, उसकी पावर और वेल्थ को क्या करना है, लेबोरेटरीज वगैरह में कम करके या एज ए वैक्सीन के रूप में उसको क्या करें, बॉडी में इंट्रोड्यूस वगैरह करें, तो वो वाली कंडीशन या वो क्या होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इसको हमें बोलते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन से आफ्टर द बर्थ क्या करता है, एडेप्ट करता है। द इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम की आफ्टर द बर्थ क्या करता है, पर्सन उस चीज को अचीव करता है या रेसिस्टेंस को अचीव करता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है, बॉडी रेसिस्टेंस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से लड़ने की कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और उसी को क्या बोल देते हैं हम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्या करता है, पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है उसके कांटेक्ट में आया और उसके बाद में उसने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लिया, या पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड उसमें क्या की गई, वैक्सीन वगैरह क्या की गई, इंट्रोड्यूस कर ली गई। देन आफ्टर क्या कर ले, पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी बॉडी क्या कर ले, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर ले या रेसिस्टेंट डेवलप कर ले, उसी को क्या बोल देते हैं हम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद में नेक्स्ट वन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफर्स फ्रॉम द इनेट इम्यूनिटी इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, डिफर है किससे, इनेट इम्यूनिटी या एक प्रकार से बोले जन्मजात एट बर्थ से रिलेटेड जो इम्यूनिटी उससे डिफरेंट है। कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सिंपल सा डिफरेंस है क्या, कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है एट बर्थ से क्या रहती है, प्रेजेंट होती है, जबकि हमारी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो आफ्टर बर्थ क्या करता है, पर्टिकुलर पर्सन से अचीव करता है। इसके साथ साथ इनेट इम्यूनिटी जो भी होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो, नॉन स्पेसिफिक रहती है नॉर्मली। हाँ, रेस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हमने पढ़ा था, लेकिन पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के ऐसा नहीं कि ओवरऑल जो लोग हैं जिनकी इनेट इम्यूनिटी है कि एक ही माइक्रोऑर्गेनिज्म से लड़ने की कैपेबिलिटी होती है उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। नहीं, सभी बीमारियों से, मैक्सिमम बीमारियों से या डिजीज से लड़ने की रेसिस्टेंट जो पावर होता है वो होती है इनेट इम्यूनिटी। तो इस वे में क्या है, डिफर है कौन सी इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी से एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज नॉट इनहेरेंट की जो भी पर्टिकुलर इम्यूनिटी है वो जन्म से नहीं होती है। आफ्टर द बर्थ क्या करता है, आफ्टर द बर्थ पर्सन क्या करता है, अचीव करता है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से या ड्यूरिंग द लाइफ स्पान। नेक्स्ट वन जो सेकंड वन है डिफरेंस जो कि मैंने अभी बताया आपको, स्पेसिफिक। इट इज स्पेसिफिक कि पर्टिकुलर जो
रेसिस्टेंस है, जैसे एक पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से मेरे को इन्फेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट में रेसिस्टेंस अपनी बॉडी में डेवलप हो जाएगा, मेरी बॉडी में। तो वो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसी डिजीज से। अदर डिजीज अगर होगी तो मे भी पॉसिबिलिटी है वो डिजीज कॉज कर सकती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में उस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आने के बाद में क्या कर लिया, मेरी बॉडी ने उस चीज के, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या कर लिया, रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया, जैसे स्मॉल पॉक्स से अगेंस्ट। इसमें क्या है कि जो केवल और केवल सिंगल टाइप, या डायरेक्टली बोल सकते हैं सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इसके बेसिक से डिफरेंस थे किससे, इनेट इम्यूनिटी के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी जैसा कि हमने पढ़ा था 2 टाइप होते हैं, एक्वायर्ड और पेसिव, एक्टिव एंड पेसिव। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो नेक्स्ट वन है, फर्स्ट वन टाइप है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट वन क्या है हमारा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसा मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया, ये भी 2 टाइप की होती है, नेचुरल और एक्टिव इम्यूनिटी भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पहले बात करते हैं, इट इज ए रेसिस्टेंस डेवलप बाय द इम्यूनिटी एज ए रिजल्ट ऑफ द एंटीजन स्टिमुलेशंस। की एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बोलेंगे, एक वर्ड में डिफरेंशिएट कर देता हूं, एक्टिव और पैसिव में माइनर सा डिफरेंस है। एक्टिव में क्या, हमारी बॉडी खुद की सेल पे बॉडी भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या करेगी, पार्टिसिपेशन से करेगी, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली जो बनी बनाई चीज है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है और वही क्या करती है, काम करती है एज ए रेसिस्टेंस का। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या करेगी, हमारी बॉडी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगी, या सेल पे एंटीबॉडी क्या करेगी, जनरेट करेगी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। क्या है, एंटीजन स्टिमुलेशन की। कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा, वो क्या करेगा, हमारी एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी में पर्टिकुलर रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए, उसको बोलेंगे हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फिर बोल सकते हैं नॉन विरुलेंट जो फैक्टर है, नॉन विरुलेंट या पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है जो वैक्सीन के रूप में क्या कर दे, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दे, और उसकी वजह से क्या हो, एंटीबॉडी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। जैसे नॉन विरुलेंट फैक्टर कि उसका जो उसका जो पावर है, विरुलेंस है, उसका इफेक्ट है, वो क्या करके कम करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, तो उसको बोलेंगे नॉन विरुलेंट फैक्टर। बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दे, उसके अगेंस्ट क्या करेगी बॉडी, एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी। तो उस टाइप का कोई भी विरुलेंट या वो विरुलेंट फैक्टर या उस प्रॉपर पावर के साथ अगर बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट भी करेगा, तो उससे पहले क्या हो गया, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। या सिंपल से सिंपल वर्ड में बोले कि वन टाइम क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट करेगा बॉडी को, देन आफ्टर दोबारा से उस अगर वो माइक्रोजम्स हमारे कॉन्टेक्ट बॉडी के आएगा तो उसमें क्या कर लेगा, बॉडी एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी या रेसिस्टेंट डेवलप कर लेगी। और बेसिकली ये जो डेवलपमेंट है वो दोनों चीजों पे डिपेंड है, जैसा कल हमने पढ़ा था, सेल मीडिएटेड और होम्यूरल। सेल मीडिएटेड और होम्यूरल इम्यूनिटी पे क्या है, डिपेंड है। सेल मीडिएटेड की जो फेगोसाइटोसिस वगैरह पढ़ा था हमने कल, इन्फ्लेमेशंस वगैरह पढ़ा था, जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह है, बेसोफिल्स वगैरह, जो भी हमारी प्रोटेक्टिव सेल्स है नॉर्मली, वो क्या करेंगे, मैक्रोफेज वगैरह काम करेंगे, या एनके सेल्स वगैरह, नेचुरल किलर सेल्स, वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर माइक्रोजम्स को एक बार जब आएगा इन्फेक्टेड कर देगा, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन आफ्टर दोबारा अगर कोई भी पर्टिकुलर माइक्रोजम्स उस टाइप का कॉन्टेक्ट में आता है, वो क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे। इसी प्रकार होम्यूरल फैक्टर भी क्या करता है, एक्ट करता है, जैसे लाइसिस वगैरह है या लाइसोजाइम जो है, पर्टिकुलर माइक्रोजम्स, पर्टिकुलर लाइसोजाइम है, लाइसिस का काम करता है पर्टिकुलर बैक्टीरिया वगैरह को क्या करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का काम। तो इस वे में क्या होगा, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाएगी, किस कंडीशंस में, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, किसमें, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टाइप ऑफ द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि ये क्या है, नेचुरली डेवलप होगी। नेचुरल का डेवलप कि स्मॉल डोज क्या होगी, कोई भी पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से या इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से वो क्या करेगा, बॉडी को अफेक्ट करेगा, बॉडी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। देन आफ्टर एक बार इन्फेक्शन हो गया, लेकिन दोबारा जैसे ही वो पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, उसको बॉडी क्या कर देगी, डिस्ट्रैक्ट कर देगी या डैमेज कर देगी। जो पर्टिकुलर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स एक बार हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आया था, उसके बाद में क्या कर देगी, उस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स अगर एक बार हो गया पर्टिकुलर पर्सन को, देन आफ्टर दोबारा जैसे ही कॉन्टेक्ट में पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म वापस से आएगा, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और उसके अगेंस्ट क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। ये था नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि हमने कुछ भी नहीं किया, नेचुरली क्या है,
बॉडी में पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म एडमिनिस्टर होता है, पर्टिकुलर बॉडी अपना आप क्या कर लेती है, रेसिस्टेंट डेवलप कर लेती है। नेक्स्ट वन है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल है, एक्टिव है, बॉडी का पार्टिसिपेशन से, लेकिन एक्वायर्ड है। इसमें क्या है, दिस इज एक्वायर्ड बाय द इनओक्यूलेशंस ऑफ द बैक्टीरिया वायरस एंड देयर प्रोडक्ट। इसमें क्या किया जाता है, जो भी इम्यूनाइजेशन वगैरह है वो किया जाता है कि लाइव वैक्सीन से, किल्ड वैक्सीन वगैरह है, जो पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से या उनके जो प्रोडक्ट वगैरह हैं, कि जैसे लाइव वैक्सीन से, किल्ड वैक्सीन वगैरह है, उसमें क्या कर दिया जाता है, पर्टिकुलर जो उनका इफेक्ट है या उनका जो पावर है वो कम कर दिया जाता है, या उनको क्या करके किल वगैरह करके बॉडी में क्या कर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट करवा दिया जाता है एज ए इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन के रूप में। तो जैसे ही वो बॉडी में जाएंगे, नॉन विरुलेंट कंडीशंस में है, वो डिजीज वगैरह कॉज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी क्या करेगी, उनको आइडेंटिफाई कर लेगी और उसके अगेंस्ट पहले से ही रिस्पॉन्स जनरेट कर लेगी। किस कंडीशंस में, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, आर्टिफिशियली क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस बनाते हैं और उनको क्या करते हैं, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेगी, बॉडी ही हमारी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करेगी। जबकि नेचुरल में क्या था कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी में डायरेक्टली, जैसे मैं किसी भी इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आ गया, वो एक बार तो मेरी बॉडी को अफेक्ट कर देगा, लेकिन उसके बाद में मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी और जैसे ही वो मेरे माइक्रोऑर्गेनिज्म दोबारा कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। नेक्स्ट वन है पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक्टिवली बॉडी पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, पैसिवली क्या करेगी, उसको एक्वायर्ड करेगी, गेन करेगी। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर मेडिकेशंस वगैरह है, इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड एज ए वैक्सीन्स न्यूट्रलाइज टू द एंटीजन की, पर्टिकुलर एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडी जो पहले से ही डेवलप है उसको क्या कर दे, बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दे या एडमिनिस्ट्रेट करवा दें। इस कंडीशन में, किसी भी कंडीशंस में बॉडी एक्टिव पार्टिसिपेशन से नहीं करेगी प्रिपेयर्ड चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई एनिमी है, किल करने आ रहा है, तो मैंने गार्ड बैठा दिया, वही सारा काम करेगा। ऐसे टाइप में मेरे को कुछ नहीं करना, वही क्या करेगा, सारा काम ही करेगा। उस टाइप को बोलते थे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। वो गार्ड वगैरह है जो रक्षा करने के लिए मैंने अपॉइंट कर रखे हैं, वही सारा काम करने वाले, मेरे को खुद को सेल्फ काम नहीं करना। तो यहाँ बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको कुछ नहीं करना, जो बाहर से एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस प्रिपेयर्ड या पहले से प्रिपेयर्ड की हुई एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन क्या कर देंगे, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड करवा देंगे, तो उसको बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा किसका, बॉडी का। फर्स्ट वन है इसमें नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव, अभी यहाँ एक वर्ड आ गया नेचुरल, पैसिव है, बॉडी पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, एक्वायर्ड अर्जित करना, और इम्यूनिटी नेचुरल की नेचुरली ही डेवलप। जैसे फॉर एग्जांपल मदर मिल्क किया, जैसे मैंने भी बताया था आपको, द चाइल्ड गेट द antibody from the mother through the placenta and breast milk and has immunity of the sometime against the certain disease की। जैसे पर्टिकुलर पर्सन से, जैसे नॉर्मली प्लेसेंटा क्रॉस कर देती है आई जी इम्यूनोग्लोबिन जी क्या करते हैं, प्लेसेंटा यहाँ से कंपटीशन का क्वेश्चन भी आता है, ऐसी कौन सी, वो क्या है, इम्यूनोग्लोबिन से, इम्यूनोग्लोबिन है जो क्या करती है, प्लेसेंटा क्रॉस करती है, इम्यूनोग्लोबिन जी, याद रखना इम्यूनोग्लोबिन जी। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा था इम्यूनोग्लोबिन। इसके बाद में नेक्स्ट वन है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, IgA। ये भी एक कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन सा, IgA इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी सिक्रेशंस वगैरह हैं, सलाइवा वगैरह है या टीयर्स वगैरह, उनमें भी इम्यूनोग्लोबिन ए क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये भी क्या करते हैं, एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करते हैं, अगेंस्ट द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के काम करते हैं, या एक प्रकार से बोले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, बॉडी को। IgA और IgG प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है, जैसे आफ्टर द डिलीवरी कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहता है, उसके बाद में उसमें जो एडेप्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट वगैरह है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, इसलिए उस दौरान जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो इम्यूनोग्लोबिन, और जैसे ब्रेस्ट में फीडिंग करता है जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, IgA जो इम्यूनोग्लोबिन ए है वो क्या रहता है, पर्टिकुलर पर्सन जो है या पर्टिकुलर जो बच्चा है उसको क्या करेगा, इम्यूनोग्लोबिन ए है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा या रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो मैंने भी बता दिया टीयर्स वगैरह सिक्रेशन सलाइवा वगैरह में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो म्यूकस का सिक्रेशन रहता है, इम्यूनोग्लोबिन इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह, उनमें भी क्या रहता है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट रहता है नॉर्मली सिक्रेशंस वगैरह। तो ये था हमारा नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरली डेवलप है किसमें, मदर्स में, जो क्या होता है प्लेसेंटा के थ्रू और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या मिलता है, उसके बच्चे को मिलता है और उसको पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस के लिए, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस के लिए किसको प्रोवाइड करता है, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस के लिए टिटनेस वगैरह
और स्मॉल पॉक्स वगैरह से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन अर्ली टाइम ड्यूरेशन की। जैसे बच्चा जन्म लिया है उसके कुछ टाइम ड्यूरेशन तक क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फ्यू वीक तक बोल सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक। उसके बाद में बच्चा क्या करता है, एडेप्ट कर लेता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और उसमें भी प्रोटेक्टेबिलिटी या इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाता है, इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल क्या हो रहा है, आर्टिफिशियली, कि नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली क्या करना है, डेवलप करना है। पैसिव की यहाँ पर बॉडी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, डायरेक्टली बॉडी पार्टिसिपेशन नहीं करने वाली। नेक्स्ट वन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब गेन करेगा, अर्जित करेगा, इम्यूनिटी का मतलब रेसिस्टेंस। तो सिंपल से आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी फॉलो द रिसिपिएंट ऑफ द सीरा कंटेनिंग द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। की पर्टिकुलर सीरा क्या करेंगे, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे, जो पहले से क्या कर रखी है, प्री प्लान्ड या पहले से ही क्या कर रखी है, बनाई हुई है, उस प्रिपेयर की हुई है, या कोई भी पर्टिकुलर जैसे एंटीटॉक्सिन्स वगैरह है, एंटीटॉक्सिन्स सीरा वगैरह है, या जो टिटनेस की सीरा वगैरह है, टिटनेस की सीरा वगैरह है, वो क्या करें, डायरेक्ट जो सीरम हमने प्रिपेयर कर रखा था पहले, जैसे ये जो नॉर्मली सीरा वगैरह है जो अदर एनिमल्स वगैरह जैसे हॉर्स वगैरह में या रेबिट्स वगैरह में क्या कर दिया जाता है, डेवलप कर दिया जाता है। जैसे ही पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसको एडमिनिस्ट्रेट करवा दिया जाता है। एक बार इनके जब डिफरेंस पढ़ेंगे एक्टिव और पेसिव में, तो उस समय आपको एक बार फिर क्लियर हो जाएगा। लेकिन सुपरफिशियल एक बार बता देते, जो हॉर्स वगैरह है उनमें क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और डायरेक्टली क्या कर देता है, इन्फेक्शन जब होता है तो एडमिनिस्ट्रेट करवा दिया जाता है और उससे प्रॉब्लम से क्या मिलता है, रिलीव मिलता है, उसका ट्रीटमेंट के लिए यूज में लेते हैं। जबकि जो हमारा क्या था, एक्टिव कंडीशंस, वो पहले प्रोफाइलेक्सिस के रूप में यूज लेते हैं। नेक्स्ट जो वन है आपको ये बता दिया कि पर्टिकुलर इम्यूनिटी, जैसे इसी प्रकार जैसे आरएच फैक्टर वगैरह आपने पढ़ा होगा, आरएच में भी क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो क्या की जाती है, डिलीवर कर दी जाती है। किस कंडीशन में, जैसे भी कोई पर्टिकुलर पर्सन है, फीमेल पर्सन से आरएच नेगेटिव मदर से, लेकिन जो बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है, तो उस कंडीशंस में भी पॉसिबिलिटी है फिटल डेथ की। तो पहले ही क्या कर दिया जाता है, आरएच जो है वो सीरम जो है वो क्या कर दी जाती है, इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, ताकि वो क्या कर दे, सप्रेस कर दे किसको, जो आरएच एक्टिविटीज वगैरह है उसको। नेक्स्ट वन जो हमारा है, नेक्स्ट वन पॉइंट है क्या, डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब किसके बारे में बात करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट वन पॉइंट है, इट प्रोड्यूस द एक्टिवली बाय द होस्ट। कि जो होस्ट है, होस्ट का मतलब कि जैसे कोई पर्टिकुलर, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें नर्सिंग में, तो ह्यूमन बीइंग है, पर्टिकुलर होस्ट है पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो वो क्या करेगी, खुद ही एक्टिवली पार्टिसिपेशन से करेगी कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी, ह्यूमन बॉडी खुद सेल्फ से। इसी प्रकार पर्टिकुलर वैक्सीन क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी, या नॉन विरुलेंट फैक्टर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसके अगेंस्ट क्या कर लेगी, जो ह्यूमन बीइंग एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा। इसके बाद में पैसिव में बात करें, इट रिसीव द पैसिवली बाय द होस्ट, नो पार्टिसिपेशन बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम की। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो किसी भी वे में पार्टिसिपेशन से नहीं करेगा, बनी बनाई चीज, बॉडी को कुछ भी नहीं करना है। induced by the infections or contact with the pathogens, induced by the infection or contact with the pathogens। या तो क्या होगा कि जैसे पर्टिकुलर पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसके इन्फेक्शंस क्या हो जाएगा, बॉडी में एंटर कर जाएगा, उस दौरान हो सकता है, या कांटेक्ट विद द पैथोजेंस, या किसी भी पर्टिकुलर पैथोजेंस के कांटेक्ट में आए, या जैसा कि मैंने बताया इंट्रोड्यूस कर सके, या जो वैक्सीन वगैरह की जाती है इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, तो उसके द्वारा क्या हो सकता है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप होती है। डिलीवर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडीमेडली बाहर से इंट्रोड्यूस, जैसे फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन, क्या कर दिया जाए, बाहर से रेडीमेड क्या कर दिया जाए, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करवा दिया जाए, बॉडी कुछ नहीं करेगी। इम्यूनिटी डज नॉट अकर इमीडिएटली, और इम्यूनिटी क्या होता है इसमें, डज नॉट अकर इमीडिएटली, कि पर्टिकुलर हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप वगैरह होगी, तो एक टाइम ड्यूरेशन से लगता है। लेकिन इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली, सिंपल सा इम्यूनिटी डेवलप कैसे होगी कि प्री प्लान ही हमने कोई चीज इंप्लीमेंट कर दी तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट अपना प्रोड्यूस सडनली करेगी उसी दौरान। इम्यूनिटी इफेक्टिव आफ्टर द लेग फेज, इम्यूनिटी इफेक्टिव आफ्टर द लेग फेज, इम्यूनिटी इफेक्टिव इमीडिएटली, कि प्री प्लान्ड है, हाथों हाथ क्या करेगी, वो काम करेगी, इमीडिएटली एक्शंस करेगी। जबकि इसमें क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर द लेग फेज, इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर द लेग फेज, जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे उस दौरान पर्टिकुलर
बैक्टीरिया इस टाइप से क्या ग्रोथ करता है, स्टार्टिंग में जब पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ये क्या है लेग फेज की, पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया वगैरह है यहाँ पर क्या करते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं, या आफ्टर द लेग फेज, या एक प्रकार से बोले नेगेटिव फेज भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद में क्या करते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फेज अराइज होगी। जबकि यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली क्या कर रहे हैं एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं डेवलप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सडनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाएंगे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर क्या जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे, हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देगी और फिर क्या करेगी एंटीबॉडी डेवलप करेगी। तो इसमें क्या होता है लेग फेज डेवलप होता है, और जो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है वो पढ़ेंगे हम अलग से सेपरेटली, पॉइंट है इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी के लिए। नेक्स्ट वन डिफरेंस है नेगेटिव फेज में अकर नो नेगेटिव फेज। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि नेगेटिव फेज आएगी एक बार प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, देन आफ्टर इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन यहाँ जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें, एंटीबॉडी जो है वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करवा दी तो वो सडनली उनको किल कर देंगे, तो नो नेगेटिव फेज अकर रहेगी। इम्यूनोग्लोबिन्स मेमोरी में भी प्रेजेंट, सिंपल सी चीज है हमारी खुद की एंटीबॉडी काम करेगी, या खुद हम किसी चीज काम को करेंगे तो हमें वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस के लिए या कॉन्शियस माइंड में रहेगा। जबकि नो इम्यूनोग्लोबिन्स मेमोरी हाँ फ्यू डे तक हो सकता है, फ्यू डे या फ्यू वीक तक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक के लिए नहीं रहेगा। जैसा कि आगे लिख भी रखा है प्रोटेक्ट द लॉन्ग ड्यूरेशन की, जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रोटेक्ट करेगी। अगर मेमोरी रहेगी तो लॉन्ग टाइम तक लाइफ लॉन्ग वो हमें क्या करेगी प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट फॉर फ्यू डेज की केवल कम दिन तक, क्योंकि डायरेक्ट एडमिनिस्टर करवा रहे हैं पर्टिकुलर उसका इफेक्ट रहेगा तब तक वो एंटीबॉडी क्या रहेगी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, देन आफ्टर वो इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। नॉट एप्लीकेबल टू इम्यून डेफिशिएंट होस्ट, नॉट इम्यून एप्लीकेबल टू इम्यून डिफिशियंट होस्ट की जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या है जिसका इम्यूनिटी पावर क्या है बिल्कुल वीक है, इम्यूनिटी पावर क्या है बिल्कुल वीक है, तो उस कंडीशंस में हम एप्लीकेबल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं या कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसका इम्यूनिटी पावर पहले से ही बहुत वीक है, तो उसके अगर नॉन विरुलेंट या लेस विरुलेंट फैक्टर का भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसमें वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन या डिजीज कॉज कर देगा, या उसकी एंटीबॉडी उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाएगी। एप्लीकेबल टू इम्यून डिफिशिएंट होस्ट, सिंपल से इम्यून डिफिशिएंट की पहली प्लान चीज हम इम्प्लॉट करें, जैसे मैं कितना भी वीक हूं लेकिन अगर मैंने गार्ड स्ट्रॉन्ग बिठा रखा है तो वो क्या करेगा जो भी पर्टिकुलर एनिमी आएगा उसको क्या कर देगा किल कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, और मेरे को कोई काम ही नहीं करना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इम्यूनिटी डेफिशिएंट होस्ट भी हो तब भी क्या करेगी एक्ट करेगी या काम करेगी। इसके बाद में इट इज यूज एज द प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया। प्रोफाइलैक्सिस बोले तो प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर के रूप में काम में ले सकते हैं, जैसे वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन वगैरह करवाते हैं, तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर है कि वो डिजीज हो ही नहीं कभी, उससे पहले ही क्या करें हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन वगैरह है या बीसीजी वगैरह है, ये सारे क्या है एग्जाम्पल है किसके एक्टिव इम्यूनिटी के। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अक्यूट इन्फेक्शंस, ये कभी यूज जैसे प्री प्लान चीज कब काम में लेंगे हम कि उसी दौरान अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई, प्रॉब्लम्स इन्फेक्शंस वगैरह हो गया, डिजीज वगैरह हो रखी है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे वैक्सीनेशन वगैरह या जो मेडिकेशन एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबिन सब वो क्या करेंगे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। बोथ सेल मीडिएट, जैसा मैंने भी आपको बताया बोथ सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी टैग के पार्ट की। सेल मीडिएटेड क्या होगा इंटरनल बॉडी जो पार्ट है या फेगोसाइटोसिस वगैरह की वो प्रोसेस होगी, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी जैसे कि कल मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वगैरह उसका काम है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जैसे लाइसोजाइम्स वगैरह का जो भी सिक्रेशंस वगैरह है कि लाइसिस वगैरह करना, डायरेक्टली माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को वगैरह को डिस्ट्रैक्ट वगैरह करना, जबकि एक्सक्लूसिवली ह्यूमरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व, इसमें एक्सक्लूसिवली क्या होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी का क्या होता है इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि एंटीबॉडी डायरेक्टली हम डेवलप करें तो वो क्या करेगी ज्यादा पार्टिसिपेशन करेगी, जबकि जो मेन सेल्स हमारी बॉडी की स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज है उसका ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था किसमें एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, या ओवरऑल बोले तो इम्यूनिटी टॉपिक क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं आपको और बता देता हूँ, कंबाइंड इम्यूनाइजेशंस। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें क्या करें हम एक्टिव और पैसिव जो दोनों इम्यूनाइजेशंस हैं वो क्या करें यूज लें, क्या करें एक्टिव और पैसिव दोनों मेडिकेशंस या दोनों टाइप से क्या करें हम इंट्रोड्यूस करें। कि पैसिव क्यों करेंगे यहाँ पर यूज की जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसमें क्या अभी तुरंत हमें क्या चाहिए इफेक्ट चाहिए, तो उस कंडीशंस में हम पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या करेंगे उसको प्रोवाइड करेंगे, जो क्या करेगा प्रोटेक्ट करता है पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए या शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर हमें चाहिए
तो वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कब तक, जब एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाए, बॉडी में डेवलप हो जाए, तब तक क्या कर सकता है, पैसिव इम्यूनिटी हम यूज ले सकते हैं और उसको जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको पर्टिकुलर डिजीज वगैरह या प्रॉब्लम्स वगैरह से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कंबाइंड इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप की इम्यूनिटी हम क्या करें, काम में ले। नेक्स्ट वन है, इसी में एक और टॉपिक से इम्यूनिटी में अगर बात करें तो हमारा लोकल इम्यूनिटी। लोकल इम्यूनिटी, और जैसे लोकल वर्ड आ गया आपको मालूम चल गया होगा कि लोकल इम्यूनिटी क्या होती है। लोकल इम्यूनिटी की पर्टिकुलर सरफेस पे या पर्टिकुलर स्पेस पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सिक्रेशंस वगैरह से रिलेटेड, जैसे इम्यूनोग्लोबिन टीयर वगैरह में प्रेजेंट रहता है, तो वो आई वगैरह को या यहाँ के क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट से काम करता है, या लोकली क्या करता है, इन्फेक्शन वगैरह को बचाता है। जैसे सिक्रेशन, जीआई सिक्रेशन के लिए बोला मैंने कि इम्यूनोग्लोबिन ए सिक्रेट करता है, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर सरफेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी के अलावा आपने एक वर्ड और सुना होगा स्पेशली इम्यूनिटी में, हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी के बारे में काफी बार सुना होगा। हार्ड इम्यूनिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि मैक्सिमम जो कम्युनिटी पीपल्स है या कम्युनिटी के जो मैक्सिमम पीपल्स हैं उनमें क्या होता है ना, इम्यूनिटी डेवलप हो जाना। कि मैक्सिमम पीपल्स जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं उनमें क्या करना, पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग क्या हो जाना, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाना। हाईली जो लेवल पे क्या हो जाना, रेसिस्टेंट डेवलप हो जाना, उसको बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। ये पर्टिकुलर पर्संस पे नहीं होती, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे नहीं, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी पे। तो ये थी हमारी हार्ड इम्यूनिटी। हमने पढ़ा इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी के डेफिनेशंस के बारे में, इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट वन, अगर इस टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मल्टीपल एकेडमिक एग्जामिनेशंस में, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी। इसके बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वन टॉपिक। थैंक यू क्लास।